पूरे देश में राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि इस बार राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को हिंदुस्तान का चुनाव जितवा क्यों नहीं पाया। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा 30 सीटों का नुकसान हुआ है, असल में उत्तर प्रदेश में अगर ये 30 सीटें आ गई होती तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले ही लेती किसी तरीके से। उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू और 19.3% मुसलमान हैं। पूरा उत्तर प्रदेश छोड़िए, अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। इसी तरह जिस हरियाणा में 87% हिंदू और 7% मुसलमान है, जिस राजस्थान में 88% हिंदू और 9% मुसलमान है, और महाराष्ट्र में जहां 80% हिंदू और 11% मुसलमान है, जिस बिहार में 83% हिंदू और 17% मुसलमान है, वहां भी बीजेपी कई सीटों पर चुनाव हार गई। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हिंदुत्व से अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब तक आप सारी जातियों को और सारे धर्मों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक अब हिंदुस्तान का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। हिंदुत्व अकेले अब आपको चुनाव नहीं जिता पाएगा। इन दो बातों को याद रखिए। हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी से बहुमत नहीं मिलता, और दूसरा, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज चुनाव में अल्पसंख्यक नहीं, माइनॉरिटीज चुनाव में माइनर से ज्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं। सो अब बहुमत जो बहुसंख्यक हैं वो आपको बहुमत नहीं दिला सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है तो हमारे देश में जो 15% मुसलमान हैं वो तो पहले दिन ही उसी पल से उस पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। 15% वोट आपके उसी वक्त कट गए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू भी बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने से लगभग 17% दलित भी तुरंत पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, और बहुत सारे जो सेकुलर हिंदू हैं, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जिन्हें ये नारा पसंद नहीं आता, वो भी तुरंत उस पार्टी से अलग हो जाते हैं। और इस तरह चुनाव की शुरुआत में ही हिंदुत्व का मुद्दा लगभग 30 से 35% मतदाताओं को उसी पार्टी के खिलाफ कर देता है, और बाकी जो 70 या 65 या 60-70% वोटर्स बचते हैं, वो भी अलग अलग मुद्दों और जातियों के आधार पर बंट जाते हैं। और इसीलिए नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते, और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे, जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। और लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे किसी को भी डालें। और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है, और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चला तो इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को दोष देना पूरी तरह से गलत होगा। सच्चाई तो यह है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। वर्ष 2014 का चुनाव बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ परिवर्तन के मुद्दे पर जीता था। 2019 के चुनाव में पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत निर्णायक हो गया था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि राम मंदिर पर हिंदुत्व के मुद्दे से हिंदुस्तान में चुनाव अब जीत सकते हैं, तो यह असल में कम से कम भारत में तो आगे संभव नहीं रहा। अब यह देखिए कि जब हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुस्तान को जीतना संभव नहीं रहा, तब लोग वोट डाल किसको रहे हैं, किस मुद्दे पर डाल रहे हैं? क्या विकास पर डाल रहे हैं? हमें लगता है विकास पर भी नहीं डाल रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में इतना विकास किया, देश को कहां से कहां ले गए, तब भी उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब विकास भी उस लिस्ट में कहीं नीचे रहा होगा। लेकिन कुछ इशारे जरूर हैं। देखिए, इस चुनाव में इसी देश में खालिस्तानी समर्थक और संदिग्ध आतंकवादी चुनाव जीत रहे। असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से 1,97,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव जीत गए अमृतपाल सिंह, जो जेल में है। जबकि तमिलनाडु में एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार जाते हैं। जो आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, वो चुनाव हार जाते हैं। इसी तरह बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख ने
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया और अब्दुल रशीद शेख ने भी यह चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा है और उन पर टेरर फंडिंग और भारत के खिलाफ साजिश रचकर उसे कमजोर करने के गंभीर आरोप हैं। दोनों चुनाव जीत गए। पंजाब की फरीदकोट सीट से इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा 70,000 वोटों से चुनाव जीत गया और इसे लोकतंत्र की जीत आप मानेंगे या नहीं, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस बार के खंडित जनादेश की दो और बातें हैं। पहली बात यह कि हम वापस से गठबंधन के युग में आ गए हैं और इस युग में अब क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेता फिर से बहुत मजबूत हो जाएंगे। और दूसरी सीख यह है कि बीजेपी को अब भी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस के सहयोग की आवश्यकता है और पड़ेगी और अब बीजेपी को आरएसएस के साथ अपने संबंधों को फिर से रीअलाइन करना पड़ेगा। आज हम आपको एक थी कांग्रेस और कांग्रेस जिंदा है की कहानी भी सुनाना चाहते थे। देखिए, पिछले 10 साल में कांग्रेस की स्थिति यह हो गई थी कि लोग कहते थे एक थी कांग्रेस, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, जबरदस्त मेहनत, अब अगर आज आप कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस की इस फिल्म का टाइटल होना चाहिए कांग्रेस जिंदा है। तो कांग्रेस जिंदा है, इसकी कहानी आज हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन हम कल पूरा विश्लेषण करेंगे इसका कि एक थी कांग्रेस जो थी 10 साल तक, वो कांग्रेस जिंदा है तक कैसे पहुंची। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।